Hello everyone, this is Ragna Srivastava and welcome to my channel. This is my first video in YouTube और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है। इसके साथ साथ मैं आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देन मैं आपको बताने वाली हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट में जो बेसिक प्रोफाइल्स होती हैं, वो प्रोफाइल्स तो वैसे बहुत सारी होती हैं इसमें, बट जो बेसिक प्रोफाइल्स होती हैं वो प्रोफाइल में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उनकी क्या फंक्शनैलिटी है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज ए करियर चूज करते हो तो आइदर आप उसमें वेबसाइट क्रिएट करोगे या फिर आप उसमें सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करोगे, वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करोगे या आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्रिएट करोगे। तो बेसिकली वेबसाइट और सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? वेबसाइट और सॉफ्टवेयर्स आपके कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, आप बोल सकते हो। आपके कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों बोल रही हूँ यार? कोडिंग तो इंफॉर्मेशन होती नहीं है। इंफॉर्मेशन तो वो होता है जो यूजर के लिए होता है। नहीं, कोडिंग भी एक तरीके की इंफॉर्मेशन है जो आप अपने सिस्टम को देते हो। अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है कि आपको ये काम ऐसे करना है, अगर इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती तो आप ये कर लेना, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप वो दूसरा काम कर लेना। तो इसी तरीके से हम हमारे सिस्टम को बताते हैं। सिस्टम जो कि मशीन है, उसके खुद का कोई दिमाग नहीं होता, बट हाँ उसको हम कमांड्स देते हैं। उसको हम बताते हैं कि भाई अगर हमारा यूजर एंटर होता है, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा यूजर कैलकुलेट करना चाहता है, उसमें अगर वो दो नंबर्स उसने दे दिए, अगर वो एडिशन करना चाहता तो आप एडिशन के लिए ये वाला ऑपरेशन कर देना। अगर वो सब्सट्रैक्शन करना चाहता तो ये दूसरा ऑपरेशन कर देना। मल्टीप्लिकेशन करना चाहता तो तीसरा ऑपरेशन कर देना। तो इस तरीके से जब आप कमांड्स लिखते हो तो ये भी एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली जो वेबसाइट्स होती हैं, वेब डेवलपमेंट में आप वेबसाइट्स क्रिएट करते हो। जो वेबसाइट होती हैं वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, और आपके वेब पेजेस कलेक्शन ऑफ आपके इंफॉर्मेशन होती है जो कि आप अपने सर्वर में रखते हो। सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बेसिकली सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं, एप्लीकेशंस क्रिएट किए जाते हैं जो मल्टीपल कमांड्स, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, जिसका कि जो बेसिक फंडा होता है यूजर को ईजली तरीके से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। अगर मैं एक छोटा एग्जांपल लूँ एम एस एक्सेल का, तो एम एस एक्सेल से तो सभी फैमिलियर हैं। एम एस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, एम एस एक्सेल उसका एक सॉफ्टवेयर है। उसमें अगर मुझे मान के चलिए 12 मेरी सेल्स हैं जिनका मुझे एडिशन करना है, तो आइदर मैं फंक्शन यूज करूंगी या फॉर्मूला यूज करूंगी। अगर मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ तो मुझे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर प्लस फाइव ऐसे करके करना पड़ेगा। चलिए ये तो 12 थे, अगर मेरे को 1200 ऐड करना है तो फिर मैं कैसे करूंगी? तो उस कंडीशन में सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर आपके काम को इजी तरीके से करता है। उसने एक आपको सम फंक्शन दे दिया, उस सम फंक्शन में कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ नंबर ऑफ कोड्स आपके कंप्यूटर को बता दिए कि भाई जब यूजर ये सम फंक्शन यूज करेगा तो ये कपल ऑफ ऑपरेशन या कपल ऑफ कमांड्स रन होंगी जिससे ये पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप डिफाइन करते हो, ये सारी चीजें आप बनाते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो ये तो बात हुई वेबसाइट डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। अब बात आती है कि दोनों में से बेटर क्या है। दोनों ही बेटर हैं। आप अगर वेबसाइट डेवलपमेंट में कंटिन्यू करते हो तो भी आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कंटिन्यू करते हो तो भी आपको अच्छी जॉब मिलेगी। बस आपको जरूरी होता है डेडिकेशन और पेशेंस। सैलरी में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है, डिपेंड करता है कि आप वर्क कहाँ करते हो। ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर है, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस स्ट्रक्चर, जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और उससे पहले आपको डेटाबेस समझना जरूरी है। बेसिकली डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। एक इजी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने फेसबुक पे एक प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल बनाते टाइम आपको भी पता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी पड़ती है। नाम दे दिया, बर्थडे दे दिया, और उसके बाद में मेरा कुछ बायो पर मेरे को कुछ लिखना है तो वो दे दिया मैंने उसको, कुछ फोटोग्राफ्स मेरी डाल दी, और इनिशियल लेवल पे मैंने 4-5 फ्रेंड मेरे ऐड कर लिए और मैंने उसको लॉग आउट कर दिया। मेरे इस फेसबुक प्रोफाइल पे अगर मैं कल, परसों, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 10 साल बाद भी अगर लॉग इन करती हूँ तो मुझे मेरी वो इंफॉर्मेशन ठीक वैसी ही मिलती है जैसे कि मैंने इंफॉर्मेशन लास्ट टाइम छोड़ी हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी पुट करते हैं फेसबुक में वो कहीं जाकर के सेव तो होता है।
और जब हम अपने सिस्टम को कमांड देते हैं, सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तू ये डेटा मेरी प्रोफाइल मेरे को दे दे, तो वो उस टाइम पे सिस्टम सर्वर से वो डेटा लेता है और वो जहां भी वो स्टोर होती है ना वो वैल्यू, तो वो वैल्यू ला करके हमारी स्क्रीन पे हमारा जो क्लाइंट इंटरफेस होता है उस पर ला के हमको दे देता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि आपका जो वेब ऐप, जो आपकी वेबसाइट है, वेब ऐप ब्राउजर ने रिक्वेस्ट किया इंटरनेट के थ्रू आपके सर्वर को। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है एपीआई। बेसिकली एपीआई होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करता है, एक तरीके की दीवार का काम करता है आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में, कि अनऑथराइज्ड जो आपके यूजर्स हैं वो एक्सेस ना कर पाए। तो इसके बारे में भी ब्रीफ डिस्कशन मैं अपने जो मेरी आने वाली वीडियो है उसमें दूंगी। तो अभी आप इतना समझिए कि आपका क्लाइंट यहाँ बैठा हुआ है जो ब्राउजर के थ्रू इंटरनेट को एक रिक्वेस्ट दे रहा है। उस इंटरनेट ने एपीआई को ये बताया कि ऑथराइज यूजर है और ये इंफॉर्मेशन आप चेक करो डेटाबेस में है कि नहीं, इसका यूजर नेम और पासवर्ड जो क्रेडेंशियल है वो आप चेक करो डेटाबेस में है या नहीं है। तो वेब सर्वर में उसने चेक किया उसको, अगर वो डेटा मिल जाता है उसे, तो वो डेटाबेस में से जो भी डेटा उस पर्टिकुलर यूजर का है वो सारा का सारा रिस्पॉन्स कर देता है क्लाइंट को। तो ये क्लाइंट डेटाबेस सर्वर मॉडल होता है, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस मॉडल होता है, जिसमें कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर वो इंफॉर्मेशन लेता है डेटाबेस से, और डेटाबेस जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सर्वर को, सर्वर उसको रिस्पॉन्स कर देता है आपके क्लाइंट को। ये बेसिक फंडा है जो इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम कि वेबसाइट डेवलपर अगर आप बनते हैं तो कौन सी प्रोफाइल है जो मेन प्रोफाइल कही जाती है वेबसाइट डेवलपमेंट में। जैसे अभी आपने सुना होगा फुल स्टैक डेवलपर बहुत चल रहा है। फुल स्टैक डेवलपर होता है, फ्रंट एंड डेवलपर होता है, बैक एंड डेवलपर होता है। पहले फ्रंट एंड और बैक एंड ही हुआ करते थे, अब एक और आ गया फुल स्टैक डेवलपर। तो ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो, सब में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। और लैंग्वेज का एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको अगर एक लैंग्वेज अच्छे से आती है ना, तो आप दूसरी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर मैं एक स्टेटमेंट मेरा हिंदी में बोलती हूँ, एक उर्दू में बोलती हूँ और एक इंग्लिश में बोलती हूँ, तो उनको लिखने का तरीका, उनकी वर्डिंग्स, उनका जो वर्ड्स का जो प्लेस है वो माइट भी चेंज हो जाएगा, कहीं सब्जेक्ट आगे लगेगा कहीं पीछे लगेगा, लेकिन उस स्टेटमेंट का जो मैं मीनिंग निकालूंगी ना वो तीनों में सेम रहेगा। अब लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे समझोगे आप कि इसमें स्टेटमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, उनको लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंस हो सकता है, पर जो बेसिक लॉजिक होते हैं ना वो सेम होते हैं। लाइक आपको लूपिंग स्टेटमेंट सब में मिलेगा, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट सब में मिलेगा, आपको ऑपरेटर सब में मिलेंगे। तो ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझने की होती हैं। ठीक है, अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ना बेसिक जो इसके बोलना चाहिए तीन स्तंभ जिस पे ये टिका हुआ है, दैट इज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट, JS हो गया आपका जावास्क्रिप्ट। आपके वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका HTML डिसाइड करता है। लाइक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में एक उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ये रूम है, ईंट से दीवार बना दी, ये 4 रूम है, और इस तरीके का इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा। वैसे ही HTML डिफाइन करता है जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आपके वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है कि मतलब आप अपनी वेबसाइट में अपर साइड में हेडर में क्या देना चाहते हो, डिवीजन कितने रखना चाहते हो, उसके बाद में मेन्यूज कैसे चाहते हो, फुटर में क्या रखना चाहते हो, कितने वेब पेजेस रखना चाहते हो, कौन से वेब पेज को किससे लिंक करना चाहते हो, आपकी किस वीडियो पे क्या शो करना चाहते हो कि जब माउस ले जाए आपका क्लाइंट तो उस पे क्या कौन सा डिस्क्रिप्शन आए या जो भी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो HTML के थ्रू डिसाइड होता है। CSS क्या करता है, CSS उसको सुंदर बनाता है सिंपल लैंग्वेज में। कि बेसिकली चलिए मैंने अगर इस वाइट बैकग्राउंड में ये फ्रंट एंड टॉप स्किल्स अच्छे से लिखा हुआ दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि व्हाइट पे ब्लू है। अगर मैं व्हाइट पे व्हाइट लगा देती तो आई थिंक आपको नहीं दिखता। तो CSS बेसिकली क्या करता है, CSS
कि जो वेबसाइट है उसको स्टाइल प्रोवाइड करता है, अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, उसको अच्छा बनाता है कि उसके मेन्यूज कौन से कलर के होने चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए, और आप अगर कोई इमेज लगा रहे हो तो वो इमेज फॉन्ट के आगे आना चाहिए या पीछे आना चाहिए। मान के चलिए मुझे मेरी इमेज शो करनी है और मैं चाहती हूँ मेरी इमेज रेक्टेंगल में होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें कौन डिफाइन करता है? ये CSS डिफाइन करता है। अब ये तो हो गई बात HTML की, CSS की। इसके बाद JS क्या करता है? जावा स्क्रिप्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, जावा डिफरेंट है, जावा स्क्रिप्ट डिफरेंट है। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट ये करता है कि अगर मैं कुछ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लगाना चाहती हूँ, लाइक कि मैंने मेन्यूज दिए, उसमें सब मेन्यूज है, मैं चाहती हूँ कि जब मेरा क्लाइंट मेन्यू पे अपना कर्सर ले जाता है तो उस कंडीशन में सब मेन्यू शो हो जाने चाहिए। तो ये एक टाइप से फंक्शनैलिटी है, बट लेकिन आप इसमें इसमें कोई सर्वर का काम नहीं कर रहे हो कि आपने कोई रिक्वेस्ट सर्वर को दी, सर्वर ने आपको वापस रिस्पॉन्स किया, नहीं। आप क्या कर रहे हो? आप क्लाइंट के एंड पे ही उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होती हैं। जैसे HTML हो गया, HTML से आपने कुछ CSS डिजाइन किया। अब CSS JS के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरी हैं जो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। अब ये रिस्पॉन्सिव किसका क्या है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अभी तो आप इतना समझिए कि CSS की जो फ्रेमवर्क है वो बूटस्ट्रैप है। तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी मैंने जो वर्ड यूज किया उसका मतलब क्या है? बेसिकली फ्रेमवर्क क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि CSS लैंग्वेज में जो बहुत सारी कोडिंग लिखना है ना, मान के चलिए मुझे वो इतनी सारी कोडिंग नहीं लिखनी है, मुझे कुछ शॉर्ट में यूज करना है, तो मैं बूटस्ट्रैप यूज कर सकती हूँ। वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज किया जाता है बूटस्ट्रैप। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं। जब मैं उन क्लासेस को यूज कर, क्लास आप ऐसा समझ लो कुछ नाम होते हैं कि उन नाम को जहां पे भी आपने कॉल किया उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी, जितना भी उसका जितनी भी टाइप की स्टाइल उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर लिखी होगी, वो सारी की सारी वहां कॉल हो जाएगी। तो ये तो बात हुई फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, है ना। प्लस फ्रंट एंड डेवलपमेंट में टेस्टिंग डिबगिंग तो होता ही है। टेस्टिंग और डिबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रंट एंड में, इसलिए क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट को आपको चेक करना पड़ेगा दैट इज whether it is responsive or not, whether all the designing whatever you have applied in your web page that should be work correctly। तो ये सारी चीजें टेस्टिंग, जो एक नॉर्मल टेस्टिंग का जो पार्ट होता है ना, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मान के चलिए आपके कोड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको उसको डीबग करना पड़ेगा, आपको वो जितनी भी बग्स हैं वो सारे के सारे सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। अब ये तो बात हुई फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। अब आते हैं बैक एंड डेवलपमेंट में। देखिए फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो, या कोई भी फील्ड की जॉब हो, आपको कम्युनिकेशन तो लगता ही है, इसलिए मैंने इसको कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पे इंक्लूड किया। बट बैक एंड में इसलिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है क्योंकि बैक एंड बेसिकली लॉजिक डिसाइड करता है। तो कई बार क्या होता है, जो बैक एंड डेवलपर होता है ना, उसको क्लाइंट से डायरेक्ट बात करनी पड़ती है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है और बेसिकली डेवलपमेंट में जो फॉरेनर क्लाइंट्स रहते हैं उनके साथ आपका जो बात करने का तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। देन कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चाहिए बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको सारी लैंग्वेज हो, हाँ नॉलेज आपको सबका होना चाहिए, बट कोई एक लैंग्वेज आप पकड़ो और उसमें स्पेशलाइजेशन कर लो। मैंने जैसा कि बोला ना कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लॉजिक सेम होते हैं, सिर्फ उसमें स्ट्रक्चर और स्टेटमेंट ये सारी चीजें चेंज होती हैं। देन डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए आपको। बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस में डेटा तो स्टोर है, बट उस डेटाबेस को आपके वेब पेज तक या क्लाइंट तक लाने के लिए आपको कुछ नंबर ऑफ कोड्स लिखने पड़ते हैं। तो वो जो कोड्स लिखने पड़ते हैं ना, उनकी भी एक लैंग्वेज होती है, डेटाबेस लैंग्वेज। तो वो माई बेसिकली माई ही यूज की जाती है। बट ये और भी कुछ लैंग्वेज जैसे ओरेकल हो गया, मोंगो डीबी हो गया। मोंगो डीबी अभी करंट के टाइम में बहुत चल रहा है। एसक्यूएल सर्वर हो गया। उसके बाद में सर्वर का आपको नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली जब स्टूडेंट इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो उनको लोकल होस्ट दे दिया जाता है, मतलब उनको रन टाइम सर्वर नहीं दिया जाता है, वो अपने पीसी पे ही बनाते हैं, इंटरनेट पे उनकी वेबसाइट ही रखी जाती है। तो आपको सर्वर का नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब एक बार जब आप सीख जाते हो सारी चीजें तो आपको पता होना चाहिए कि यार क्या होता है कि जब आप कोड बनाते हो लोकल होस्ट पे तो वो चेंज होते हैं। वही चीज अगर आप उठा करके इंटरनेट पे रखते हो तो कई बार बहुत सारी एरर आ जाती हैं। कई बार तो अगर आपने स्पेस ही दे दिया तो वो स्पेस की वजह से भी एरर शो होने लगती है।
तो इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। इफ़ यू आर बैक एंड डेवलपर तो आपको सारे टाइप के सर्वर पे आपका जो कोड है वो उसका उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन आपको एपीआई का नॉलेज, एपीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में डेफिनेट नॉलेज होना चाहिए। प्लस फ्रंट एंड की कुछ लैंग्वेजेस का भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। फ्रंट एंड मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि कई बार क्या होता है, बैक एंड के कुछ जो कोड्स होते हैं वो फ्रंट एंड की कोडिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं। सिंपल एग्जांपल कि अगर आप एक डिवीजन दे रहे हो और आप उस डिवीजन में कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराना चाहते हो तो आपको बताना तो पड़ेगा कि मेरे कोड के 50 डिवीजन में से मैं कौन सा डिवीजन यूज करना चाहते हो। तो उसके लिए आईडी या क्लास यूज करोगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी। तो आपको सिंपल सिंपल सा कुछ, बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं चाहिए, बट हाँ एटलीस्ट नॉर्मल नॉलेज आपको, ग्राउंड लेवल का नॉलेज होना चाहिए इसका। देन कुछ वर्चुअल कंट्रोल्स हैं, गिटअप हो गया, गिटलैब हो गया, बीन स्टैक हो गया, परफोर्स हो गया, ये सारे वर्चुअल कंट्रोल्स कहलाते हैं। जो कि जब आप बैकएंड डेवलपमेंट में कंटिन्यू करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देन जो भी फंक्शनैलिटी बैकएंड और फ्रंट एंड में होती है वो सारी फंक्शनैलिटी पुट टुगेदर बनाती है आपके फुल स्टैक डेवलपर को। फुल स्टैक डेवलपर बना होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट डेवलपर से, बैक एंड डेवलपर से, डेटाबेस लैंग्वेजेस और डेवलपमेंट ऑपरेशंस, सीआई हो गया, सीडी हो गया, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें पुट टुगेदर फुल स्टैक डेवलपर को बनाती हैं या फुल स्टैक डेवलपमेंट में होती हैं। इनको बहुत ज़्यादा ब्रीफ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं, बट हाँ अगर आपको जितना भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कुछ ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लस इसके अलावा इसमें से कुछ ऐसा अगर पर्टिकुलर पार्ट हो, लाइक अगर आप चाहें कि HTML का मैं पूरा ट्यूटोरियल आपको बना करके दूं कि HTML स्टार्टिंग लेवल से या PHP स्टार्टिंग लेवल से या पाइथन स्टार्टिंग लेवल से आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ट्यूटोरियल बनाऊं तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं। देन उसके बाद में व्हाट डज अ वेब डेवलपर डू, क्या काम होता है, मैंने जैसा एक्सप्लेन किया। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, आपका जो वेबसाइट का जो डिजाइन होता है HTML जावास्क्रिप्ट और CSS के थ्रू डिफाइन करता है और उसको रिस्पॉन्सिव बनाता है। रिस्पॉन्सिव नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ मैं। उसके बाद में बैक एंड डेवलपर क्या करता है, फ्रंट एंड डेवलपर ने जो चीज डिजाइन करी है उस डिजाइनिंग में लॉजिक्स डालता है, उसमें जितने भी टाइप के आपके मतलब आपकी जो भी फंक्शनैलिटी क्लाइंट को चाहिए होती है वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी कोड्स के थ्रू डिफाइन करता है, क्रिएट करता है, मैनेज करता है डेटाबेस को, जो CRUD ऑपरेशन होता है। CRUD बेसिकली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस में। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको डेटाबेस से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें CRUD तो 101% होगा ही होगा। CRUD होता है बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीशन। बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें डेटाबेस तो 100% क्रिएट करोगे, उसको रीड भी कराओगे। रीड कराओगे मतलब आप उसका डेटा रिट्राइव करोगे कि जो डेटा आपको डिजायर्ड चाहिए वो। अपडेट करोगे, पहले से कुछ डेटा पड़ा हुआ है और उसमें कुछ चेंजेस चाहते हो। डिलीट करोगे मतलब मुझे मेरे डेटाबेस में से कुछ डेटा हटाना है। तो ये जो CRUD ऑपरेशन है ये सारी चीजें मतलब क्रिएट करता है और मैनेज करता है डेटाबेस को। कौन करता है, ये बैकएंड डेवलपर करता है। फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है, एक्सपर्ट होता है फ्रंट एंड में भी प्लस बैक एंड में भी। जितने भी टाइप की लॉजिक्स होते हैं, जितनी भी स्ट्रैटेजी होती हैं, वो सारी की सारी जो एक्सपर्टीज होती है, यूजर एक्सपीरियंस और आपका बिजनेस लॉजिक मतलब आपकी वेबसाइट का लॉजिक प्लस आपके यूजर का एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें फुल स्टैक डेवलपर में होता है। जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था कि यार अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट डेवलपर बन गई तो उस टाइम पे तो मेरे को सारा काम करना पड़ेगा कंपनी का। मैं उस टाइम कॉलेज में थी, तो ऐसा नहीं है। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब होता है, फुल स्टैक डेवलपर हायर ही इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। कि फुल स्टैक डेवलपर कहना चाहिए एक वन मैन आर्मी होता है जिसको कि सब कुछ आता है। क्लाइंट को भी हैंडल कर सकता है, सर्वर बैकएंड को भी हैंडल कर सकता है, जिसको सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, सारी लैंग्वेजेस सारी टेक्नोलॉजीज को नॉलेज होता है,
और जहाँ जैसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो टीम को प्रोवाइड करता है। प्लस जिस प्रोजेक्ट में जैसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट होती है फुल स्टैक डेवलपर को वो मिल जाता है। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से फुल स्टैक डेवलपमेंट इज बेस्ट। मतलब अगर आप इसमें कंटिन्यू करते हो तो आपकी सैलरी पैकेज भी अच्छा खासा आपको मिलेगा और आपका एक ब्राइट फ्यूचर होगा। देन अब जैसे कि मैंने बीच में आपको बताया था रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होती है, तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ये मैडम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कहना चाहिए कि पहले के टाइम पे जैसे वेबसाइट बहुत सारे लोग जब मोबाइल और लैपटॉप वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चलाते थे तो उस टाइम ज़्यादातर पीसी पे ही काम हुआ करता था। तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता था कि एक वेबसाइट अगर मोबाइल पे ओपन हो रही है तो कैसे ओपन हो रही है या इस तरीके से। अभी के टाइम पे जितने भी क्लाइंट होते हैं सबको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी ब्राउज़र में किसी भी डिवाइस में अगर मैंने अपनी वेबसाइट अपना एप्लीकेशन ओपन किया है तो इट शुड बी रिस्पॉन्सिव। उसको रिस्पॉन्स करना, और कैसा रिस्पॉन्स करना है, एक डिवाइस में जैसा रिस्पॉन्स कर रहा है उसको सेकेंड डिवाइस में भी वैसा ही रिस्पॉन्स करना है। तो ये बेसिकली डिजाइनिंग पर्पज से देखा जाता है कि जैसे यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने अगर लैपटॉप में अपने पीसी में ओपन की तो इस तरीके से सेम ओपन हो रही है, वही चीज लैपटॉप में भी वैसे ही ओपन हो रही है जबकि स्क्रीन में बहुत डिफरेंस है दोनों के तब भी। और वही चीज अगर टैबलेट में ओपन कर रही हूँ तो भी वो वैसी ही ओपन हो रही है, और सेम चीज अगर मोबाइल में ओपन कर रही हूँ तो स्मॉल साइज होने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरे जो कोडिंग है वो एक के ऊपर एक चलेगा। लाइक मेरा मेन्यू हेडर में शिफ्ट हो गया और बॉडी फुटर में शिफ्ट हो गई, फुटर है तो वो बॉडी में शिफ्ट हो गया। तो ये कहलाती है रिस्पॉन्सिव। मतलब आपको कुछ डायमेंशन, मतलब अगर आप बूट स्ट्रैप और HTML CSS पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको समझ में आएगा कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने का मतलब होता है कि आप एक पेज अपना जैसा एक डिवाइस में देखते हैं वैसा ही सेम अपीयरेंस आप सेकेंड डिवाइस में भी देखते हैं। तो ये बात हुई रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की। एट द लास्ट टिप ऑफ द वीडियो, मेरी जितनी भी वीडियोस में बनाऊंगी मैं सबके लास्ट में आपको एक टिप दूंगी विच इज़ रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो टिप ऑफ द वीडियो ये है कि आप जब भी अपने कोड्स लिखें उसको वेल अलाइन, वेल अरेंज्ड रखें। क्वेश्चन आता है कि ये तो क्लाइंट को दिखाना नहीं है तो फिर उसको क्यों अलाइन रखना है? अलाइन इसलिए रखना है भाई कि अगर आप 10 लाइन का कोड भी लिख रहे हैं तो उस टाइम पे तो आप मान के चलिए आपने 10 लाइन का कोड लिखा, कुछ एरर आती है तो आप उसको इजीली सर्च कर लेंगे। लेकिन क्या होता है जब आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना तो उसमें 500, 1000, 2000, 3000 लाइंस चली जाती हैं। और बाई चांस अगर मुझे किसी और का कोड मिल गया और मुझे उसमें डिबग करना है कि भाई कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में दैट विल बी मच डिफिकल्ट फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि किस लाइन में मैंने क्या मिस्टेक की हुई है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे इसी इसी से एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए मैंने 20 टाइम्स div टैग यूज किया है और HTML में अगर आप टैग ओपन करते हो तो आपको टैग क्लोज करना पड़ेगा। और मान के चलिए मिड में कोई डिवीजन टैग है, बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया, तो मैं जब उसको रन करूंगी ना, उस प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम को जो लोकल होस्ट पर रन करूंगी तो उसमें एरर बताएगा। और उस कंडीशन में अगर मेरा डेटा इस तरीके से, मेरी जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरीके से अगर अलाइन नहीं है ना, तो मैं कभी नहीं ढूंढ सकती कि मैंने कौन सी प्लेस पर क्या मिस्टेक करी है, कौन सा डिवीजन मिस किया है। तो इसलिए ये टिप है कि जब भी आप अपने प्रोग्रामिंग लिखते हैं, अगर आप 4 लाइन का प्रोग्राम भी लिख रहे हैं ना तो उसको वेल अलाइन, वेल अरेंज रखिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बाद में जाके आदत बन जाती हैं। तो ये तो बात हुई इस वीडियो की। एट द लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं मुझे। उसके साथ ही आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो या आप मुझे बता सकते हो कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो। HTML, CSS, PHP, पाइथन, इनका अगर आप ट्यूटोरियल चाहते हो तो वो भी बना सकती हूँ। बट आपको मुझे कमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। वो छोटा सा टारगेट रख रही हूँ, अगर 100 लाइक मेरे हो जाते हैं तो मैं अपनी दूसरी वीडियो बनाऊंगी। और जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप ये शेयर कर सकते हैं उतने लोगों से इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी कोडिंग।